about your past, don't think about your future, just focus on your present, which gives you wonderful life. Hello everyone, I am Mudita and you are joining your favorite one and only Mudita IS Warrior. So guys, ये आपका वीकेंड स्पेशल सरप्राइज वीडियो है जहाँ पे हम लाइव प्रोसेस का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं. सो क्लास 10 ईयर 2021-22 आपको पता होना चाहिए कि टर्म 1 में बायोलॉजी से आपका केवल एक ही चैप्टर आ रहा है विच इज़ लाइव प्रोसेसेस. एनसीईआरटी में ये चैप्टर आपका 6 है. इस चैप्टर को मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया है. अगर आपने नहीं देखा है तो पीकेडी साइंस की प्लेलिस्ट से जाके देख लीजिए. यहाँ पे हम करने वाले हैं मोर देन 50 क्वेश्चन, 50 एमसीक्यू से आपको पूरा चैप्टर में रिवाइज करवाऊंगी. और एमसीक्यू करने से पहले हम इस चैप्टर का एक ब्रीफ रिवीजन करेंगे, एक शॉर्ट क्विक रिवीजन करेंगे कि अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देखता है तो उसकी मुट्ठी में हो जाए ये चैप्टर. फटाफट से रिवीजन, उसके बाद एमसीक्यू. सो लेट्स बिगिन फॉर टुडे क्लास. फर्स्ट ऑफ ऑल, इस इमेज में आपको क्या नजर आ रहा है? सो दिस इज इमेज ऑफ स्टोमेटा. ओके, यहाँ पे जो जो इमेज आपको दिखाई जा रही है ध्यान से देखिए, क्योंकि जब एमसीक्यू आएंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए. स्टोमेटा, स्टोमेटल पोर, जो आपकी लीव्स के पीछे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं. ये कलर ग्रीन किसकी वजह से होता है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है. स्टोमेटल पोर ये इस तरीके से ओपन होता है, इस तरीके से क्लोज होता है. तो ये ओपन और क्लोज क्यों होता है? ड्यू टू गैस एक्सचेंज करने के लिए. ओके, सो ये आपका क्विक रिवीजन है, बहुत डिटेल में नहीं बताया जाएगा क्योंकि आपको डिटेल में चैप्टर पढ़ाया हुआ है. ये आपकी एमसीक्यू वीडियो होने वाली है. ओके, अमीबा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. जब भी हम बात करते हैं चैप्टर 6 की तो अमीबा हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. तो अमीबा का डायग्राम ध्यान से देखना है आपको, किस तरीके से 4 स्टेप में अमीबा अपना न्यूट्रिशन लेता है. न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में हमने अमीबा को करा था. फूड पार्टिकल इस तरीके से इसके जब भी पास आता है तो इस तरीके से ये अपनी शेप को चेंज करता है और फूड को अपने अंदर ले लेता है. जिस प्रोसेस को, जिस स्टेप पे ये फूड को अपने अंदर लेता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सूडोपोडिया. ओके, स्टूडेंट समटाइम कंफ्यूज हो जाते हैं सूडोपोडिया और फूड वैक्यूल में. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होता है. जब वो फूड को लेता है उसे सूडोपोडिया बोलते हैं, जब वो अपने अंदर लेके उसको डाइजेस्ट करता है उसको फूड वैक्यूल. ओके, और इसी तरीके से वो अपना एक्सक्रीशन भी करता है, वेस्ट को भी रिमूव करता है. सो यहाँ क्विक रिवीजन है. फटाफट से अपना नाम जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना स्टार्ट कर दीजिए. जो हमारे पिकेडियंस हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं, उन लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट जिनका नाम मुझे याद रहता है, तो अगर उनमें से कोई भी है तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई भी न्यू स्टूडेंट आता है, न्यू फैमिली मेम्बर आता है तो उसे वेलकम करिए, उसे बताइए क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि जो पुराने बच्चे हो जाते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है. ओके, सो इसके बाद हम चलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जिसको आप डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हो. डाइजेस्टिव सिस्टम हमने डिटेल में पढ़ा था. स्टूडेंट का अब ये क्वेश्चन था कि भाई क्वेश्चन जो आएंगे वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे. तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे, इसका मतलब हमें डायग्राम की तो प्रैक्टिस करनी नहीं है. आपको डायग्राम की प्रैक्टिस हाथ से नहीं करनी, लेकिन दिमाग से करनी है. क्यों दिमाग से करनी है? वो आपसे बोल देगा कि भाई सीक्वेंस बताइए कि माउथ होता है, माउथ के बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है. सो आपको डायग्राम याद होगा तभी तो आप बताओगे कि माउथ के बाद यहाँ पे ऑसोफेगस है, स्टमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन. डायग्राम रिवाइज नहीं किया है तो आप उसका सीक्वेंस एमसीक्यू में कैसे बता पाओगे? ओके, सो एक बार इसका भी हम क्विक से रिवीजन कर लेते हैं. तो देखिए फटाफट से, मौसम बहुत अच्छा है, वीकेंड का वीडियो है, कोई भी वर्कशीट नहीं करनी है, वीकेंड में आपके पास काम भी नहीं होता तो आप बहुत अच्छे से इसको एंजॉय कर सकते हैं. 4 घंटे की वीडियो नहीं दूंगी मैं कि 4 घंटे का वीडियो का टाइम स्टैम्प देख के ही बच्चे यार पहले से ही वो थक जाते हैं. शॉर्ट वीडियो होगी लेकिन आपको पूरा चैप्टर रिवाइज होगा विद एमसीक्यू. सो एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है, क्विक से रिवीजन कर लेते हैं. जब भी आप फूड को इनटेक करते हो टंग के थ्रू, आपको जब माउथ में खाना जाता है तो वहाँ पे क्या होता है? सलाइवा. और सलाइवा यानी राल के साथ आपको यहाँ पे एक एंजाइम मिलता है. हमारा जो खाने का डाइजेशन होता है ना, हर स्टेप पे उसको इजी करने के लिए थोड़े हेल्पिंग मेंबर्स होते हैं. तो माउथ में उसको सलाइवरी एमाइलेज मिलता है, एस एमाइलेज. ठीक है, एक तरह का एंजाइम है जो फूड को कंप्लीट पीसने में हेल्प करता है. जैसे मिक्सी में अगर आप कोई चीज़ पीस रहे हो, थोड़ा सा पानी मिला देते हो तो वो बहुत स्मूथ पेस्ट बनता है. तो यहाँ पे वही काम होता है. इसके बाद माउथ से हमारा खाना कहाँ से जाता है? ऑसोफेगस. बचपन में हम इसको बोलते थे फूड पाइप, बट फूड पाइप इज द करेक्ट वर्ड नहीं है, तो इसको अभी हम क्या बोलते हैं? ऑसोफेगस.
ऑसोफेगस वर्ड आ जाएगा तो बच्चे ने डायग्राम रिवाइज नहीं किया, सोचेगा अरे यार ऑसोफेगस कहीं नीचे होगा, पेट वेट में होगा। तो इसको ध्यान रखना है कि ऑसोफेगस क्या है, फूड पाइप है। फूड पाइप को क्या बोल रहे हैं, ऑसोफेगस। यहाँ पे मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ कॉन्सेप्ट। यहाँ से खाना जाता है, अब खाना कहाँ गया, स्टमक में गया, पेट में गया। स्टमक में यहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं, यहाँ पे इसको HCl मिलेगा ब्रेक डाउन करने के लिए, डाइजेशन के लिए। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो पेट को ही नुकसान पहुंचा देगा। तो पेट के नुकसान ना पहुंचे इसके लिए यहाँ पे हेल्प करता है म्यूकस। ठीक है, हमने पढ़ा था कि म्यूकस इसकी जो आउटर लाइनिंग होती है स्टमक की, उसको हेल्प करता है कि जो एसिड प्रोड्यूस होगा उससे प्रोटेक्शन करेगा। ठीक है जी, यहाँ से खाने का डाइजेशन हो गया, अब और सिंपल फॉर्म में बदल गया। अब हमारा खाना पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना पहुंचा, अब यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस मिलेगा। ये देख रहे हैं, बाइल डक्ट से जूस आएगा, पैनक्रियाटिक जूस इसमें मिलेगा। और उन जूसेस से ये और भी सिंपल फॉर्म में, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमारी ब्लड कैपिलरीज लगी होती हैं, और वहाँ से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पे वेसल लगी हुई है, समझ लो पाइप लगी हुई है। तो इन पाइप में वो पूरा खाना एब्जॉर्ब हो जाएगा, समझ लो ग्लूकोज बन गया है और वो एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड में चला जाएगा। अब यहाँ से कुछ थोड़ा बहुत बचा रह गया है तो वो पहुँच जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जो फर्दर इसका डाइजेशन होता है, और डाइजेशन होने के बाद वो सारा भी एब्जॉर्ब करके देन मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन और मोस्ट ऑफ द डाइजेशन हमारा यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो बचा कुचा है छलनी से वो छाना जाएगा। देन इसके बाद हमारा स्पिंचर होता है, ठीक है, एनल स्पिंचर होता है, वो रेगुलेट करता है। और देन गो थ्रू द एनस। एनस के पास जो पूरा बचा हुआ डस्ट है, मतलब कि हम कह सकते हैं कचरा है, अब उसमें कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं रह गया, उसको भेज देता है वो एनस के पास। तो यहाँ पे आपको क्या क्या याद रखना है, एक तो इनका सीक्वेंस याद रखना है कि माउथ के बाद ऑसोफेगस, ऑसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के लार्ज इंटेस्टाइन, इसका सीक्वेंस याद रखना है। सेकंड, यहाँ पे कौन सा एंजाइम मिल रहा है, स्टमक में HCl कहाँ पे बन रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारें सोखती हैं एब्जॉर्ब को, ये सारी चीजें आपको रिवाइज होनी चाहिए। ओके, कम टू द नेक्स्ट। इसके बाद जब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन, जब हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था तो ये एक डायग्राम से आपके मैं 20 to 30 क्वेश्चन जनरेट करके दे सकती हूँ सिर्फ इस एक डायग्राम से। तो इस डायग्राम को आपको बहुत ध्यान से समझना है। हाँ, तो मैंने ये भी आपको बताया था कि हमारे PKD के स्टूडेंट्स हैं, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स का मैं बता दूं, जैसे कि हो गए नमन, जैसे कि हो गई श्वेता, जैसे कि हो गई सोनी शर्मा, जैस्लीन कौर, शुभम, शिवम, इसके अलावा राहुल और अंशिका, जैस्लीन कौर, ठीक है, मंजीत, प्रतिभा, ठीक है, और भी अभी सीक्वेंस से मैं नाम लूँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। सो ये सारे बच्चे हैं, काफ़ी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। तो इन सब स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉनिटर की तरह ट्रीट करो। नए बच्चे आते हैं उन्हें बताओ, दूसरे बच्चों को पढ़ाओ, और जो इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हो वो दूसरों को दो। ओके, चलिए, इसके बाद हम बात कर रहे थे कि ये आपका ब्रेकिंग डाउन होता है ग्लूकोज का। हमने जो खाना खाया, डाइजेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, हमें मिला C6H12O6, ये मिल गया ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज से आपको एनर्जी कैसे मिलेगी, ये तो बन गया, लेकिन इससे हमें एनर्जी नहीं मिलती है। जब इसका ब्रेक डाउन होता है तब हमें एनर्जी मिलती है। इसका ब्रेक डाउन कैसे होगा, जब आप ब्रीद करोगे तो आपको मिलेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिलेगा तब होगा इसका ब्रेक डाउन, ये टूटेगा और तब हमें मिलेगी एनर्जी। अब ब्रेक डाउन का पाथवे आपको याद रखना है। हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन दो तरीके का होता है, एरोबिक एंड एनएरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से। सबसे पहले जो हमारा ग्लूकोज बना, ठीक है, ग्लूकोज बना, उसमें क्या होता है, C6 होता है, H12 होता है, O6, यानी कार्बन के नंबर कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब यहाँ से ये, इसके बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्म में, सेल का स्ट्रक्चर आपको दिमाग में याद रखना है। क्लास 9 में पढ़ के आए हो कि सेल में हमारा साइटोप्लाज्म कहाँ होता है, न्यूक्लियस कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे देखो, साइटोप्लाज्म से बनेगा पाइरूवेट, पाइरूवेट में जो कार्बन 6 था वो कार्बन 3 हो जाएगा। तो पाइरूवेट बनेगा तो उसमें ये याद रखना है कि कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और आपको एनर्जी मिलेगी। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, इसके बाद देखिए, अगर आपका एरोबिक रेस्पिरेशन है, जिसे हम एरोबिक बोलते हैं, तो ये वाला पाथ होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन होगा माइटोकॉन्ड्रिया में,
और माइटोकॉन्ड्रिया को ध्यान होगा क्लास 9th में हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यहीं पे तो एनर्जी जनरेट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, एनर्जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जब आप इनहेल करते हो ना, सांस छोड़ते हो, तो आपका CO2 के साथ साथ उसमें वाटर वेपर भी होती है, और एनर्जी हम यूज कर लेते हैं बोलने के लिए, चलने के लिए, लिखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, ये होता है जब आपका एरोबिक एनारोबिक दोनों साथ साथ हो रहा होता है। जैसे कि हम दौड़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस वक्त हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो एरोबिक तो चल रहा होता है, साथ साथ एनारोबिक रेस्पिरेशन भी चल रहा होता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, कम ऑक्सीजन में भी इस टाइम में लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी। लैक्टिक एसिड की वजह से पैरों में क्रम्प होता है, दर्द होता है, थोड़े टाइम बाद वो ठीक हो जाता है। ये होता है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक जैसे ईस्ट में हो गया, भटूरे बनाने के लिए पहले उसमें डाल के रखते हैं ना, जिससे वो स्वेलअप हो जाता है, फूल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। तो ये आपको इस तरीके से ना पूछ के, लैक ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ना पूछ के पूछेगा, एरोबिक और एनारोबिक पूछेगा। तो ये ध्यान रखना है कि भैया एरोबिक हो रहा है तो CO2 वाटर एनर्जी, जब एनारोबिक है तो इथेनॉल बन रहा है, और जब ये देखिए दोनों चीज़ साइमल्टेनियसली हो रही हैं, या फिर बोले कि आप जंपिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो क्या होगा, तो लैक्टिक एसिड बनेगा। ये ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा थोड़ा सा अभी MCQ में आएंगे, मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन करवा रही हूँ। जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो भी इस वीडियो को देखे तो उनका भला हो जाए, ठीक है, एग्जाम के टाइम उठा के देखे तो उनका भला हो जाए। चलिए, इसके बाद हमने पढ़ा था क्या, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी पाथवे बताया था। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में थोड़ा सा यहाँ पे जो इनके वर्ड्स है ना, वो बच्चों को याद करने में दिक्कत होती है, तो इसका इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देती हूँ। जब भी आप सांस लेते हो, ब्रीद करते हो, तो यहाँ पे आपका स्टार्ट होगा नोजल कैविटी से, और जो माउथ कैविटी है ना, वो भी एक जगह पे इससे कनेक्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको ये सीक्वेंस याद रखना है कि यहाँ पे होगी नोजल कैविटी, इसके बाद हमारा आता है फारियान, फिर आता है लारियान। तो फारियान जो होता है ऊपर होता है, ऊपर का जो ये पार्ट है ये वाला फारियान है, और ये जो डक्ट की तरह से निकला होता है ना, यहाँ पे कनेक्ट होता है लारियान। तो पहले फारियान में जाएगा, फिर लारियान में जाएगा, उसके बाद ट्रेचिया। ट्रेचिया वही है जिसको हम बचपन में विंड पाइप बोलते थे। बचपन में हम सिखाते थे ना विंड पाइप, फूड पाइप, तो वो गलत वर्ड है। सो विंड पाइप जहाँ से ये पाइप से जाएगा, ये आपका क्या है, ट्रेचिया, इसको हम बोलते हैं। तो इसका सीक्वेंस पता होना चाहिए। कहीं आप ये बोल दो लारियान को ऊपर कर दो, फारियान को नीचे कर दो, तो ये ध्यान रखना है कि पहले नोजल कैविटी आएगा, फिर फारियान आएगा, फिर लारियान आएगा। पी पहले आएगा, पी से पापा, पी पहले आएगा, समझ जाओ, कैसे भी आप ट्रिक बना लो, याद रखना है, पी पहले आएगा, फिर एल आएगा, लारियान। देन कम टू द टी। इसके बाद हमारा आएगी ट्रेचिया। यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे जो मूवमेंट होता है उस वर्ड बोलते हैं ना हम, इस पेरिस्टेटिक मूवमेंट होता है, इस तरीके से मूवमेंट होकर एयर जाती है। इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भाई लंग्स में जाएगा, रेप्स, ये सारी चीज़ें तो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है अल्वियोल, जहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है। ये जो पार्ट होता है जहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है वो है इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसका साइड में डायग्राम दिखाया हुआ है, अल्वियोल, ठीक है। तो अल्वियोली के बारे में पूछता है कि कहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है, तो अल्वियोली में होता है। और अल्वियोली में भी बहुत सारी इस तरीके से ब्रांचेस बटी होती हैं, ब्लड वेसल की बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं। ब्लड वेसल जब और भी फाइन हो जाती हैं तो उन्हें हम कैपिलरी बोलते हैं, जिन्हें ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। यहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक तो सीक्वेंस याद रखना है, गैस एक्सचेंज, अल्वियोलियो में ब्रोंकियोल्स का, ठीक है, ये फंक्शन याद रखना है। इसके बाद कम टू द नेक्स्ट, हार्ट का थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा दूं आपको। हार्ट हमारा जो होता है 4 चैम्बर्ड होता है। यहाँ पे आर्टरीज, वेन्स, ठीक है, और पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। सिंपल जो हमारी आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज का काम होता है O2 वाले ब्लड को, क्लियर ब्लड को लेके जाना, और वेन्स का काम होता है CO2 वाले गंदे ब्लड को, या बोल सकते हैं हम CO2, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड बोलते हैं, या फिर डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, इसको बोलते हैं ऑक्सीजिनेटेड ब्लड, इसको बोलते हैं डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। ये आर्टरी का काम है, ये वेन का काम है। लेकिन जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है वो उल्टा काम करती है। आर्टरी का काम है ऑक्सीजन वाला लेके जाना, लेकिन एक ऐसी आर्टरी होती है जिसे हम पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, ये CO2 वाला ब्लड लेके जाती है। इसी तरीके से पल्मोनरी जो वेन होती है, ये इसका काम है CO2 वाला लेके जाना, लेकिन पल्मोनरी वेन O2 वाला ब्लड लेके जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज, हमारी जो वॉल्व्स होती हैं, यहाँ पे जो वॉल्व्स होता है जहाँ पे खुला होता है ढक्कन, उसका क्या काम है, तो उसका फंक्शन होता है वॉल्व्स का कि भैया जब ये
अंदर ब्लड एक से दूसरे में जा रहा है तो कॉन्ट्रास्ट करेगा, तो पीछे की तरफ वो ब्लड पीछे ना चला जाए, तो उसका फंक्शन होता है वॉल्स को उस चीज को कंट्रोल करना। तो इस तरीके से आपको फंक्शन याद रखना है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का जो ये डायग्राम था, इसको मैंने अच्छे से हार्ट का फंक्शन एक शॉर्ट वीडियो में आपको अलग से एक्सप्लेन किया था, ठीक है, एक इस तरीके से कॉपी में डायग्राम बना के बहुत ही सिंपल तरीके से। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। आगे हमारा जो था वो था एक्सक्रीटरी सिस्टम। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपकी होती है ये किडनी बीन साइज की, इसके बाद आपका ये कनेक्ट होता है यूरेटर से, और यहाँ पे आपका होता है यूरिनरी ब्लेडर, और ये होता है यूरेथ्रा, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस पता होना चाहिए। किडनी से कनेक्ट है यूरेटर, यूरेटर से कनेक्ट है यूरिनरी ब्लेडर, ब्लेडर के अंदर सारा यूरिन कलेक्ट होता है, यूरेथ्रा से यू कैन पास आउट। ओके, सो इसका सीक्वेंस पता होना चाहिए, फंक्शन पता होना चाहिए सबका, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। और जब किसी बंदे की किडनी खराब हो जाती है, एक खराब हो जाती है, दोनों खराब हो गई, तो हम किस प्रोसेस से ये जो पूरा सर्कुलेटरी, ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम काम कर रहा है, करते हैं, वो होता है डायलिसिस। डायलिसिस से आप क्या करते हो, पूरा प्योरीफाई करते हो ब्लड को। ओके, जिन पेशेंट के साथ ये दिक्कत होती है किडनी में, उनके साथ किया जाता है। तो ये क्विक रिवीजन थी। अब हम एमसीक्यू पे चलेंगे। एमसीक्यू से पहले इसको भी देख लो, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, जो फंक्शनल यूनिट होती है हमारी, ठीक है, फंक्शनल यूनिट होती है। यहाँ पे आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शनल यूनिट है, यहाँ पे इस तरीके से कैपलरी होती है, कलेक्टिंग डक्ट होता है। इसका भी प्रोसेस हमने पढ़ा था कि किस तरीके से पहले वो ब्लड को छानेगा, वहाँ से जाएगा, फिर जो ट्यूब में जाएगा तो वहाँ पे वापस से उसमें री ऐड होंगे कुछ एसिड्स और कुछ मिनरल्स, उसके बाद किस तरीके से वो रिलीज करेगा। हमने यूरिनिफिकेशन पढ़ा था ना, कि जो यूरिन बनता है उसका 4 स्टेप होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो उस वाले प्रोसेस को आपको ध्यान करना है। चलिए अब कम टू द एमसीक्यू। यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी के जो आपके एक्सरसाइज में एमसीक्यू दिए हैं उसको भी इन्वॉल्व किया है, कि अगर आपका एनसीईआरटी से आता है तो वो भी इन्वॉल्व हो जाए। देखिए जो पेपर बनेगा ना मिड टर्म में, जो पेपर बनेगा मिड टर्म, ये आपका फर्स्ट टर्म जिसको हम कह रहे हैं, वो आपका एवरेज लेवल का बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एग्जाम बनता है वो सेंट्रल बॉडीज बनाती हैं, और वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल के भी बच्चे होते हैं, और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं और बहुत ज़्यादा ऊपर का लेवल का भी नहीं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं। प्राइवेट स्कूल वाले बहुत ज़्यादा हार्ड करवा देते हैं, उतना लेवल नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल के 70% बच्चे हमारे गवर्नमेंट स्कूल के हैं, तो उनको ध्यान में रख के पेपर बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर अ पार्ट ऑफ सिस्टम ऑफ। किडनी किसका पार्ट है? मैंने यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है उसको ग्रीन पार्ट कर रखा है, ठीक है, जिससे आपको मैं इसको पीडीएफ दे दूंगी, तो आप इसे सेव करके रखेंगे और यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए मैं साथ साथ बता दी भी चलूंगी, जहाँ पे आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, जहाँ पे कम है। द किडनी इन ह्यूमन बींग आर अ पार्ट ऑफ सिस्टम। किडनी किसका पार्ट है? न्यूट्रिशन का? बिल्कुल नहीं। न्यूट्रिशन में हमने क्या पढ़ा था भाई? एलिमेंट्री कैनाल आता है। इसके बाद रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का भी नहीं है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन या फिर आप सर्कुलेशन भी इसको बोलते हो, जहाँ पे हार्ट आ जाता है आपका, तो ये किसका पार्ट है? एक्सक्रीशन का, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। अभी अभी हमने पढ़ा था कि एक्सक्रीशन में आपका क्या होता है, किडनी होती है, किडनी से यूरेटर कनेक्ट होता है, फिर यूरिनरी ब्लेडर और यूरेथ्रा, तो एक्सक्रीशन का पार्ट है हमारा किडनी। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इसे आपको एक बार वीडियो देखनी है, एमसीक्यू का मैं पीडीएफ दे दूंगी, वहां से एग्जाम में रिवाइज करोगे, दैट्स इट, चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और चैप्टर के वीडियोस तो आप देख ही चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। द जाइलम इन प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये हम क्लास 9th में कई बार पढ़ चुके हैं, 10th में भी पढ़ते हैं भाई। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, एमिनो एसिड या ऑक्सीजन, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। वाटर के साथ वो आपसे मिनरल्स भी बोल सकता है, वाटर एंड मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ये हमने पढ़ा था कि जो भाई हमारा प्लांट होता है, ठीक है, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम, यहाँ से वाटर मिनरल को ले जाके पूरे पेड़ पे पहुंचाने का काम होता है हमारा जाइलम का, और लीव्स में जो फूड बनेगा उसे पूरे प्लांट में पहुंचाने का काम होता है फ्लोयम का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स, ऑटोट्रॉप के लिए क्या चाहिए होता है? CO2 और वाटर, क्लोरोफिल या सनलाइट? तो भाई ऑटोट्रॉप के लिए ऑल ऑफ अबव चाहिए होता है। इसके लिए आपको फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन याद करना है कि CO2 प्लस H2O मिलता है, यहाँ पे हमारी होती है सनलाइट, ये वाली रिएक्शन याद करनी है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस आपको ध्यान रखना है हमेशा। सनलाइट, यहाँ पे आपका क्लोरोफिल तो हमारा क्या बनाता है? C6H12O6, और बाई प्रोडक्ट इसका ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पे 4 चीज़ें रॉ मटेरियल होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर से मिल जाती है, ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू गैस एक्सचेंज, वाटर होता है, सनलाइट एयर से मिल जाती है, क्लोरोफिल लीव्स में होता है जिसकी वजह से उसका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है क्लोरोप्लास्ट में, ये बनाता है ग्लूकोज,
प्लांट भी देखिए ग्लूकोज बना रहा है, हमारी बॉडी में भी ग्लूकोज बन रहा है, और इसका बाई प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन। तो ऑटोट्रॉप को क्या चाहिए होता है, ये सब चीज चाहिए होती है, CO2 और वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते चलना है, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। इसके बाद फोर्थ में पूछ रहा है द ब्रेक डाउन ऑफ पाइरुवेट टू गिव। पाइरुवेट का ब्रेक डाउन मैंने अभी आपको रिवाइज करवाया था कि पहले जो आपका ग्लूकोज C6 कार्बन 6 से बनता है पाइरुवेट, पाइरुवेट से जाके हमारा 3 स्टेप में अलग अलग प्रोसेस है, तो बोल रहा है पाइरुवेट्स के बाद ब्रेक डाउन होगा तो देगा CO2, वाटर और एनर्जी। तो ये कहाँ पे होता है, तो ये मैंने बताया आपको एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है, जो हम लोग नॉर्मल ऐसे अभी हम कर रहे हैं ना, ब्रीद पढ़ाते पढ़ाते मैं जो ब्रीद कर रही हूँ, ठीक है, आप देखते देखते कर रहे हो, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जब आपको CO2, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होती है नॉर्मल केस में, ठीक है। तो कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे भी याद होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया से एक और MCQ बन जाता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, तो यहीं पे होता है। ओके, कम टू द नेक्स्ट। विच ऑफ फॉलोइंग आर एनर्जी फूड। एनर्जी फूड कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, मिनरल, वाटर और रफेज। तो यहाँ पे हमारे जो जिसे हम एनर्जी फूड बोलते हैं वो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट होता है। आप डेली क्या लेते हो, चपाती खाते हो ना, चपाती या राइस, उससे हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट, वही हमारे एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। सो ए इज द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट, sixth question, in which mode of nutrition an organism derive its food from body of another living organism without killing it। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म ए है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म बी से अपना खाना ले रहा है भैया, लेकिन उसको मार नहीं रहा है, उसको मार नहीं रहा है, तो इसको हम किस टाइप का न्यूट्रिशन बोलते हैं, स्पैरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक, होलाजोइक या ऑटोट्रॉपिक। तो इसको हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो न्यूट्रिशन वाला इंट्रोडक्टिव वीडियो था वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि स्पैरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, होलोजोइक जो अपने फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेके फिर उसका न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉप क्या होता है, सारा अच्छे से बताया था। तो ये पैरासिटिक होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारते नहीं है, ठीक है, बिना मारे उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगाई। फंगाई में किस तरीके का न्यूट्रिशन पाया जाता है, तो फंगाई में आपका पाया जाता है स्पैरोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज फाइंड इन फंगाई। ओके, पैरासिटिक का ध्यान रखना है, होलोजोइक का, ऑटोट्रॉपिक का, और फंगाई में आपका स्पैरोट्रॉपिक होता है। इसके बाद द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ सेल ऑफ लीफ। कहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, तो मैंने स्ट्रोमेटा वाला जो डायग्राम दिखाया था वहां से ही आपको ध्यान होना चाहिए, क्लोरोप्लास्ट। और आपको क्वेश्चन में ना एलिमिनेशन भी आना चाहिए, एलिमिनेशन मेथड। अगर आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ रहा तो आप उसे छोड़ोगे नहीं, आप एलिमिनेट करना सीखो। एलिमिनेट पहले गलत ऑप्शन को, फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा है तो भैया यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हटा दो, ठीक है। इसके बाद साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, तो यहाँ पे देखिए साइटोप्लाज्म को हटा दो। इसके बाद आपके पास बचा क्लोरोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि लीव्स का कलर ग्रीन क्यों होता है, ग्रीन होता है क्लोरोफिल की वजह से, और वहाँ पे होता है क्लोरोप्लास्ट। तो ये आपको इस तरीके से अंदाजा लगाना भी आना चाहिए कि अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं भी पता तो एलिमिनेशन से भी आप क्लियर करके निकाल लोगे। क्लोरोप्लास्ट जो होगा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट में बोल रहा है इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द। फूड कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, तो मैंने इसीलिए अमीबा का डायग्राम दिखा दिया था जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जी नहीं, यहाँ से क्लोरोप्लास्ट, अमीबा की बात कर रहा है। तो याद रखना है सूडोपोडिया, तो भैया जब वो खाने को ऐसे ले रहा है तो सूडोपोडिया, जब उसका डाइजेस्ट हो रहा है तो क्या होगा, फूड वैक्यूल, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज आते हैं भाई सूडोपोडिया, वर्ड सूडोपोडिया, तो ध्यान रखना है फूड वैक्यूल, डाइजेशन बोल रहा है फूड वैक्यूल, जब वो अपने शिकार को ले रहा है सूडोपोडिया। ओके, 10. Which of the following event in the mouth cavity will affected salivary amylase is lacking in the saliva। अगर सलाइवा में salivary amylase का लैक हो जाता है, कमी हो जाती है, तो क्या होता है, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर। क्या इशू होगा, जो स्टार्च शुगर में ब्रेक होता है वो नहीं हो पाएगा। प्रोटीन ब्रेकिंग में दिक्कत होगी, जी नहीं। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन में, जी नहीं। फैट्स ब्रेकिंग में, जी नहीं। मुंह में क्या होता है, स्टार्च को ब्रेक करता है। आप जब रोटी चबाते हो मीठा मीठा फील होता है ना, मीठा मीठा स्वाद आता है चपाती खाते हो तो, क्यों, क्योंकि ब्रेक डाउन होता है शुगर में। तो ये वाला प्रोसेस नहीं हो पाएगा अगर हमारा एस एमाइलेज या सलाइवरी एमाइलेज सही से काम नहीं करेगा, उसकी कमी हो जाएगी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड।
कहाँ पे भाई एब्जॉर्ब किया जाता है जो खाना डाइजेस्ट हो गया, किसकी वॉल्स में, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक में तो भैया अभी डाइजेशन शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। लार्ज इंटेस्टाइन ये तो एंड होने वाला है, पार्टी खत्म होने वाली है। लीवर में तो होगा नहीं, कहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। बी इज द करेक्ट आंसर। सो ये है आपका बी। ओके, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि मैम सच में एमसीक्यू आएगा टर्म 1 में, तो भैया जब सीबीएसई ने कह दिया एमसीक्यू की तैयारी भी शुरू हो चुकी है, हो सकता है क्वेश्चन बैंक भी रिलीज कर दे सीबीएसई, तो एमसीक्यू की माइंडसेट से आपको पढ़ना होगा। अगर आप एमसीक्यू के माइंडसेट से नहीं पढ़ोगे तो आपके मार्क्स कम हो सकते हैं, ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 12, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप। फूड पाइप इसने बोल दिया, फूड पाइप का दूसरा नाम आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, ऑसोफेगस। सो ऑसोफेगस में द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टैटिक मूवमेंट बोलते हैं। पर्टिकुलर नाम है इसका, पेरिस्टैटिक मूवमेंट। ओके, तो इसका याद रखना है, जैसे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन एक साथ वर्ड आया मतलब पेरिस्टैटिक मूवमेंट, और कोई ऑप्शन तो इसका मैच ही नहीं कर रहा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन्ड इन द पैनक्रियाटिक जूस। बोल रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट डाइजेस्टिव एंजाइम इन पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, ऑप्शन है लिपेज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस या ट्रिप्सिन। सो देखिए यहाँ पे आपका जो सी होगा यानी सेकेंड एंड थर्ड आपका नहीं है, सेकेंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड थर्ड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस नहीं है। लिपेज वाला पूछा है कौन सा नहीं है, तो ये दोनों नहीं है, सेकेंड एंड थर्ड लिपेज और ट्रिप्सिन हैं। तो पूछा है कौन सा नहीं है, तो आपका हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस, यानी सेकेंड एंड थर्ड हमारे नहीं है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन देगा, ठीक है, कि आपको ऑप्शन दे दिए और उसमें से आपको चुनना होगा। इसके अलावा आपको असर्शन एंड रीजन टाइप भी क्वेश्चन मिलेंगे, जो मैं आपको अलग वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़े से अलग होते हैं। 14 में बोल रहा है द एंजाइम पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सिक्रेटेड रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे बोल रहा है कि पेप्सिन और ट्रिप्सिन सेक्रेट होते हैं कहाँ पे, पेप्सिन कहाँ पे, ट्रिप्सिन कहाँ पे, ठीक है। तो देखिए पहला बोल रहा है पेप्सिन, पेप्सिन क्या सलाइवरी ग्लैंड में होता है, जी नहीं। लीवर में होता है, जी नहीं। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको बोल रहा है एंजाइम पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन, तो पेप्सिन हो गया स्टमक, ट्रिप्सिन हो गया पैनक्रियाज। ओके, यहाँ पे इसने सलाइवरी बोल दिया तो ये गलत हो गया, यहाँ पे हो गया सलाइवरी, ठीक है। अगले में बोल रहे हैं द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इन द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। रॉ मटेरियल ऑटोट्रोपिक जैसे ही आया आपको फोटोसिंथेसिस याद हो आना चाहिए, CO2 H2O, यहाँ पे सनलाइट होगी, C6H12O6 बनाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट, ठीक है। नाइट्रोजन की जरूरत नहीं होती, तो थर्ड वाले ऑप्शन को हटा दो, तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ कहाँ पे है, सी में है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन घुमा घुमा के एक गलत ऑप्शन डाल के पूछेगा। द एंजाइम कंटेन इन पैनक्रियाटिक जूस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ। पैनक्रियाटिक जूस किसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स या प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट। तो डी इज द करेक्ट आंसर, प्रोटीन फैट एंड द कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। आ गया अपना क्वेश्चन, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेट में HCl बन रहा है, आपने बहुत सारा खट्टा मीठा तीखा खा लिया, HCl बहुत ज़्यादा बनेगा तो पेट को ही जला देगा ये तो इसके लिए कौन हेल्प करता है, म्यूकस हेल्प करता है। म्यूकस की जो लाइनिंग होती है, म्यूकस हेल्प करता है कि जो हमारी पेट की लाइनिंग है वो ये डिस्ट्रॉय ना कर सके, हाइड्रोक्लोरिक डिस्ट्रॉय ना कर सके, तो ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद बोल रहा है समटाइम वी गेट पेनफुल क्रैम्प इन आवर लैग मसल आफ्टर रनिंग अ लॉन्ग टाइम ड्यू टू एक्यूमुलेशन। बहुत देर तक भागते हैं तो पैर में बोलते हैं ना मम्मी नसों में दर्द हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, टांगे टूट गई, ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, क्या प्रोड्यूस हो जाता है आपकी बॉडी में, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि इस टाइम पे एरोबिक प्लस एनएरोबिक दोनों रेस्पिरेशन चलती हैं, जिसकी वजह से आपको एनर्जी तो डबल मिल जाती है, लेकिन लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से आपके पैरों में हाथों में दर्द होता है और थोड़े टाइम रेस्ट करने के बाद वो अपने आप सही हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। जब भी क्रैम्प होगा, दर्द होगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, ठीक है। 9th, the vein which bring clean blood from the lungs to heart।
देखिए वेन का काम क्या होता है, हमारे हार्ट में वेन का मोस्टली जो काम होता है वो CO2 वाले ब्लड को लेके जाने का होता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है क्लीन ब्लड, यानी O2 वाले ब्लड को अगर लेके जा रहा है, ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेके जा रहा है, तो कौन सी वेन हो जाएगी, पल्मोनरी वेन। जब अपनी जो उसकी काम करने की आदत है उससे उलट काम कर रही है तो उसके आगे क्या लग जाएगा, पल्मोनरी। वेन का काम होता है गंदा ब्लड यानी CO2 वाले को लेके जाना है, लेकिन साफ ब्लड को लेके जा रही है, मतलब पल्मोनरी वेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, movement of synthesized product from the leaves to the roots and other parts of plant body take place through phloem. This process, भाई मैंने आपको बताया कि प्लांट में जो खाना बनेगा उसमें पूरे प्लांट को वो पहुंचाया जाएगा किसके थ्रू, फ्लोएम टिश्यू के थ्रू। तो जो फ्लोएम है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, करेक्ट वर्ड ट्रांसलोकेशन। ओके, जो आपका वाटर एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज होता है उसके लिए हम ट्रांसपीरेशन यूज करते हैं, और ट्रांसलोकेशन जो फ्लोएम है हमारा, फ्लोएम जो खाने को पूरा बना के पूरे पेड़ को पचाएगा उसे हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम द रीजन ऑफ लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन एज क्या बोलते हैं इसको, ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, लो कंसंट्रेशन से हाई में जाएगा, लो टू हाई में जाएगा, लेकिन जब आपकी लिक्विड की बात आ जाती है, ठीक है, जब आप लिक्विड की बात आ जाती है तो वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं ऑस्मोसिस। सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट की बात आ जाती है तो ऑस्मोसिस बोलते हैं। अगर हमारा लिक्विड कंटेंट नहीं, नॉर्मल बात कर रहे हैं, तब वो डिफ्यूजन होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑस्मोसिस। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोसीजर इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम इट। सो ब्लड से वेस्ट सब्सटेंस के निकालने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। जिनकी किडनी में दिक्कत हो जाती है ना, तो प्योरीफाई करना पड़ता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी यूनिट या फंक्शनल यूनिट, हम एक्सक्रीटरी सिस्टम का जिसे हम फंक्शनल यूनिट बोलते हैं वो होता है हमारा नेफ्रॉन। ठीक है, जिसका आपको मैंने डायग्राम बताया था, नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट होता है। सो इसका आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए, किडनी, न्यूरॉन, गलत से ऑप्शन देते हैं, आप बहुत आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू कैरी आउट ब्लड कोगुलेशन इन कट आ वाउंड। चोट लग जाती है तो आपको एक नेचुरल पट्टी बन जाती है, उसके ऊपर ब्लैक सा हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाता है, वरना पूरी बॉडी का ब्लड निकल जाएगा। थोड़ा सा हाथ कटा, पूरी बॉडी का ब्लड निकल जाएगा, हम तो ऐसे ही डेड हो जाएंगे। तो किसकी वजह से होता है, प्लेटलेट्स की वजह से होता है। हमारा जो ब्लड होता है उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, RBC, WBC, ठीक है। प्लेटलेट, RBC का काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन बनाना, और इसका कलर रेड होता है ब्लड का। WBC का सोल्जर की तरह फाइट करता है हमारी बॉडी में, और प्लेटलेट्स का काम होता है कहीं पे भी चोट लगे तो उसको वाउंड करना, पट्टी बनाना। इसके अलावा ब्लड का एक और पार्ट होता है जिसको हम लिम्फ बोलते हैं। ठीक है, आर्टरीज एंड वेन आर कनेक्टेड बाय अ नेटवर्क ऑफ एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब। बहुत ही महीन, बहुत ही पतली, बहुत ही फाइन ट्यूब के साथ हमारी कनेक्ट होती हैं आर्टरी और वेन। आर्टरी वेन इज द ब्लड वेसल, और ये बहुत ही थिन लाइनिंग के साथ कनेक्ट होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड कैपिलरीज या कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरी आपकी कान में, नाक में, फेस में भी ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, तो कैपिलरीज कनेक्ट होती हैं बहुत ही फाइन, जो हमें नजर भी नहीं आती हैं। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 25 है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। अगर बोर हो गए हैं, ओके, ये आपके लिए टेंशन है, अगर आप बोर हो चुके हैं, आपको MCQ करते करते बोर हो गए हैं, तो यहीं पे वीडियो को बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपके दिमाग में जाना चाहिए। अगर आप चला के देख रहे हैं तो वीडियो दिमाग में जाना चाहिए। क्वेश्चन अगर एक भी एग्जाम में आ गया इसमें से, फिर पछताओगे कि क्वेश्चन देखा पर हमें याद नहीं है। ओके, तो अभी वीडियो बंद कर दो, मुंह धो के आओ, उसके बाद देखो, एक गाना सुन लो, बीच में ऐड आएगी ना, उसका गाना सुन लेना। द एग्जिस्ट ऑफ अनएब्जॉर्ब फूड मटेरियल इज रेगुलेटेड। जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल है उसे कौन रेगुलेट करता है, एनल स्पिंचर। डायग्राम में बताया था ना, एनल स्पिंचर। स्मॉल इंटेस्टाइन तो भाई डाइजेशन कर रहा है, एनस निकालने का काम कर रहा है, एनल स्पिंचर उसको रेगुलेट करता है किस तरीके से एनस से उसे रिमूव करना है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो क्या बनेगा, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। फ्लो डायग्राम मैंने बताया था, पाइरुवेट के बाद क्या क्या होता है। ठीक है, एरोबिक में CO2, वाटर और एनर्जी बनता है। लैक्टिक एसिड तब बनता है जब दोनों होगा। एनारोबिक में इथेनॉल बनेगा और CO2 एंड एनर्जी। ओके,
तो वो फ्लो डायग्राम याद रखोगे तो कितने भी क्वेश्चन पूछ ले सब बता दोगे। द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी, ये 3 चीजें देता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरीके का क्वेश्चन हम एक और पहले कर चुके हैं। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस अकर इन विच पार्ट ऑफ सेल, ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है? तो भैया ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस होगा साइटोप्लाज्म में, और पायरुवेट बनने के बाद जो आपका प्रोसेस होगा ब्रेक डाउन का, वो होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? जहाँ पे आपका पायरुवेट के बनने के बाद जो प्रोसेस होगा माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लाइकोलिसिस हो रहा है साइटोप्लाज्म। इसके बाद नेक्स्ट, नेम द सब्सटेंस विच बिल्ड अप इन द मसल ड्यूरिंग विगरस फिजिकल एक्सरसाइज में कॉज, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, ठीक है, तो अब क्या प्रोड्यूस होगा? लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। ओके, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। तो इस तरीके से 3-4 क्वेश्चन हो गए, अब भूलना नहीं चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन है, नेम द पोर्स इन अ लीफ थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज गैसेस टेक प्लेस, गैस का एक्सचेंज होता है, गैस एक्सचेंज होता है, तो ये कहाँ से होता है? ये होता है हमारे स्टोमेटा से, स्टोमेटल पोर से होता है। ठीक है, ये जो हमारी लीव्स होती है, लीव्स के ऊपर ऐसे पोर्स होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, तो वो स्टोमेटा से गैस एक्सचेंज का काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल, वाटर और मिनरल कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? जाइलम करेगा। फ्लोएम क्या करेगा? फ्लोएम करेगा फूड, ठीक है, ऊपर से लेके पूरा नीचे तक, और फूड वाले इसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, और जाइलम वाला जो काम कर रहा है उसको ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट है, नेम अ सर्कुलेटरी फ्लूइड इन अ बॉडी अदर देन ब्लड, हमारी बॉडी में एक और फ्लूइड होता है ब्लड के अलावा, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लिम्फ। मैंने बोला था ना, ब्लड का एक और पार्ट होता है वो ट्रांसपेरेंट लिक्विड, उसका नाम क्या होता है? लिम्फ। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेम द ट्यूब विच कनेक्ट द किडनी टू द यूरिनरी ब्लेडर, ये उन बच्चों के लिए क्वेश्चन है कि भैया जो बोलते हैं डायग्राम तो आएगा नहीं, डायग्राम की प्रैक्टिस करनी नहीं है, सारे क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे। लो जी, एमसीक्यू दे दिया। अब बोल रहा है कि किडनी को कौन कनेक्ट करता है? नेम द ट्यूब विच कनेक्ट किडनी टू द यूरिनरी ब्लेडर, किडनी को, ठीक है, ये है किडनी, किडनी को कनेक्ट कर रहा है किससे? यूरिनरी ब्लेडर से। डायग्राम को एक बार रिवाइज करेंगे। क्या होगा? यूरेटर। डायग्राम को माइंड में रखना है, ये होती है आपकी किडनी, किडनी से इस तरीके से 2 पाइप होती है जिसे हम यूरेटर बोलते हैं। यहाँ पे आपका यूरिनरी ब्लेडर होता है और इसके नीचे यूरेथ्रा होता है। तो कौन कनेक्ट कर रहा है? यूरेटर। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यूरेथ्रा, नेफ्रॉन, ट्यूब्यूल, तो ट्यूब्यूल का तो यहाँ पे काम ही नहीं आएगा ना, ठीक है, ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन अलाउड टू सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट, वाटर, इनका रीएब्जॉर्प्शन, जिसे रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस भी बोलते हैं। सो ये कहाँ पे होता है? ये होता है हमारे ट्यूब्यूल में, जो नेफ्रॉन में इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है ना ट्यूब्यूल का, यहाँ पे आपका रीएब्जॉर्प्शन होता है। रीएब्जॉर्प्शन क्यों होता है भैया? रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो आपकी बॉडी के सारे एमिनो एसिड, सॉल्ट सारे बार बार निकल जाएंगे, दिन में 3 बार जाओगे यूरिनिफिकेशन करने, सारा काम हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो ये कहाँ पे होता है? ट्यूब्यूल में होता है। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि वापस से मैम ये क्यों ऐड कर रहा है, पहले सेपरेट कर रहा है फिर ऐड कर रहा है। ऐड नहीं करेगा तो हमारी बॉडी के सारे इंपॉर्टेंट सॉल्ट, सारे अमीनो एसिड तो एक दिन में ही खत्म हो जाएंगे, पूरे हम यूरिन पास करते करते निकाल देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, वेयर इज द इम्प्योर ब्लड इन आवर बॉडी फिल्टर्ड, इम्प्योर ब्लड कहाँ पे फिल्टर आउट होता है? किडनी में होता है। जिसकी किडनी नहीं कर पाती है जी, वो बोलते हैं ना किडनी खराब हो गई, एक किडनी पे जी लेंगे, उसके बाद फिर वो तो क्या होगा, फिर डायलिसिस होता है। तो कौन करता है? किडनी करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो सारे पार्ट है ना हमारी बॉडी के, बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट काम नहीं करेगा तो भैया ब्लड का आपका ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड सब मिक्स हो जाएगा। लंग्स काम नहीं करेगा तो भी गड़बड़ हो गई, ठीक है, किडनी काम नहीं किया तो ब्लड ही प्योरीफाई नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड, फूड का सबसे सिंपल फॉर्म क्या है? ग्लूकोज। यहाँ पे बटर, व्हीट और राइस दे रखा है तो ये सिंपल फॉर्म नहीं है। ग्लूकोज का वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ग्लूकोज। हम जो खाना ये आड़ा टेढ़ा ये सारा खाते हैं, इसको भी कन्वर्ट करके हमारी बॉडी ग्लूकोज बनाती है, क्योंकि हम हो, इंसान हो, पेड़ हो, जानवर हो, सबकी बॉडी ग्लूकोज को ही एब्जॉर्ब करती है। ऑलराइट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। ये तो आप लोग का फेवरेट क्वेश्चन होना चाहिए, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सी इज द करेक्ट आंसर, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। 9th में हमने इतनी बार पढ़ा था और जो लाइव क्लासेस होती थी वहाँ पे हर दूसरी क्लास में मैंने इसका फुल फॉर्म, एटीपी का फुल फॉर्म, एडीपी का फुल फॉर्म, डीएनए, आरएनए, ये तो बच्चों को रट गए थे।
नेक्स्ट है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जहाँ पे हमारा ये पूरा ऑसोफेगस, ठीक है, ये पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसकी लेंथ कितनी होती है? तो 4.5 to 5 मीटर अप्रोक्सीमेटली इतनी होती है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन। करेक्ट पाथ यूरिन आपका क्या होता है? किडनी, ठीक है, इसके बाद किडनी के बाद यूरेटर, फिर यूरेटर से यूरिनरी ब्लेडर और यूरिनरी ब्लेडर से यूरेथ्रा। तो इसके लिए भी आपको डायग्राम याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है किडनी, किडनी से यूरेटर, यूरेटर से सीधा यूरेथ्रा में चला जाएगा पास आउट करने के लिए, फिर जाएगा यूरिनरी ब्लेडर में। यहाँ बोल रहे किडनी, किडनी से पहुँच गया सीधा यूरिनरी ब्लेडर, फिर यूरेथ्रा में, फिर यूरेटर में। तो यूरेटर में फिर आएगा क्यों? इसके बाद दे रखा है देखो यूरिनरी ब्लेडर, फिर किडनी, यूरिनरी ब्लेडर ऊपर पहुँच गया आपके, यूरिनरी ब्लेडर से उल्टा रिवर्स प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एलिमिनेट करके सही से आपको डायग्राम याद होना चाहिए। अगला है व्हाट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ये मैंने आपको बताया था, जो हार्ट होता है हमारा फोल चैम्बर होता है, यहाँ पे वॉल्व्स होती हैं, तो रिवर्स फ्लो की वापस से जो ब्लड आया वो वापस से ना चला जाए, ठीक है। बैक फ्लो को प्रोटेक्शन करने के लिए क्या होते हैं? वॉल्व्स होते हैं, यहाँ पे वॉल्व्स होते हैं जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, वॉल्व्स इन हार्ट। तो यहाँ पे थिक मसल बोल रहा है, थिन वॉल बोल रहा है, तो सिंपल याद रखना है वॉल्व्स फंक्शन आपको हार्ट का। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन, गैस एक्सचेंज कहाँ पे होता है? अल्वियोल में होता है, अल्वियोली में होता है। यहाँ पे ब्रोंक्लाई होती हैं, बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं कैपिलरीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पैसेज इन्वॉल्व इनहेलेशन। इनहेलेशन में करेक्ट सीक्वेंस क्या है? नोस्ट्रिल, इसके बाद फारियान, मैंने आपको बोला था कि पहले फारियान आता है, उसके बाद लारियान आता है और उसके बाद ट्रेचिया। ट्रेचिया ये आपकी विंड पाइप हो गई, और लारियान जो ऐसे गले में ऐसे ठुड्डी टाइप का ऊपर होता है ना, वहाँ से कनेक्ट होता है लारियान, और उसके जस्ट ऊपर होता है उसका बैक पार्ट फारियान। तो पहले फारियान आएगा, फिर लारियान, फिर ट्रेचिया, फिर अल्वियोल। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट था विच इज द फर्स्ट एंजाइम दैट मिक्स विद फूड। पहला एंजाइम जो खाने में मिक्स होता है एस एमाइलेज, या फिर हम इसको सलाइवरी एमाइलेज भी बोलते हैं। तो एस एमाइलेज मुंह में ही मिल जाएगा भाई, ट्रिप्सिन वगैरह तो नीचे जाके मिलेगा ना, पेट वेट में जाके गैस्ट्रिक जूसेस। एस एमाइलेज हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी। ये बोल रहा है कि उन ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जिनका फूड मटेरियल ब्रोक डाउन हो जाता है, बॉडी के बाहर ही ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड, ठीक है। कुछ बच्चे सोचेंगे भाई अमीबा क्यों नहीं? तो देखिए अमीबा क्या करता है, होलोजोइक है, वो फूड को अंदर लेता है, उसके बाद उसका न्यूट्रिशन लेके और उसको एक्सक्रीट करता है। तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे आपको टेपवॉर्म, अमीबा, तो ये सारे आपके अलग अलग हैं, ठीक है, होलोजोइक है इसमें से कुछ। तो यहाँ पे ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड जो आउटसाइड द बॉडी ही ब्रेक डाउन कर लेते हैं। 47 अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आर एडेड टू राइस वाटर। जो चावल का पानी होता है उसमें कुछ ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन का डालेंगे, द सॉल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर। तो ये सॉल्यूशन का कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा। आपके पास चावल के पानी का थोड़ा सा पानी है, इसके अंदर आप आयोडीन डालोगे तो ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है स्टार्च दिखाता है। स्टार्च को हम चेक करते हैं तो स्टार्च दिखाता है। सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है विच इज द करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस ये आपका एलिमेंट्री कैनाल का है, तो माउथ, फिर ऑसोफेगस, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसका सीक्वेंस भी आपको डायग्राम, वही बच्चे जो कह रहे थे डायग्राम नहीं करना, डायग्राम नहीं करोगे तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाओगे? ऑसोफेगस को आपने उठा के यहाँ डाल दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होगा 48। तो डायग्राम को ध्यान से केयरफुली, हाथ से प्रैक्टिस नहीं करना, दिमाग से प्रैक्टिस करना है। इसके बाद 49 इफ सलाइवरी अमाइलेज इज लैकिंग। वही एक क्वेश्चन है, थोड़ा अलग तरीके से पूछ रहा है। सलाइवरी अमाइलेज कमी हो जाती है तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ स्टार्च, स्टार्च के ब्रेक डाउन में आपको दिक्कत हो जाएगी जो माउथ में होता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, अभी लास्ट नहीं है, अभी एक और चीज होगी। विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम लीवर। विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल से हमारा बाइल फ्रॉम लीवर, बाइल जूस कौन लेता है लीवर से? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्टमक में तो होता नहीं है, लार्ज इंटेस्टाइन भी नहीं, ऑसोफेगस भी नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखिए हमारे यहाँ जो है
हमारे यहाँ कभी भी 50 नहीं देते हैं, 51 का शगुन देते हैं, ठीक है, 51 का देते हैं, 101 का देते हैं, किसी को 100 रुपये लिफाफे में नहीं देते ना, 50 रुपये लिफाफे में नहीं देते, 51 देते हैं। तो यहाँ पे आपको ये शगुन का क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे बताना नहीं था पर मैंने गलती से ग्रीन कर दिया, ये आपको आंसर करना था। चूज द फंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। पैनक्रियाटिक जूस का फंक्शन बताना है, तो ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इम्यूलिसिफाइड फैट एंड लिपेज डाइजेस्ट प्रोटीन। सो 20 का करेक्ट आंसर है। ये मैंने रखा था कि ये स्टूडेंट्स को क्वेश्चन दिया जाएगा, लेकिन ये तो गड़बड़ हो गई, चलिए कोई बात नहीं। 51 का था शगुन। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको अच्छे से रिवीजन होता है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें, पीकेडियंस और ज़्यादा पीकेडियंस की फैमिली को बढ़ाएं, और पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। सो चलिए, क्वेश्चन तो मैं तब भी पूछूंगी। क्वेश्चन आपका ये है कि प्लांट के 2 टिश्यू का नाम बताइए। प्लांट के 2 टिश्यू जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर एंड मिनरल की सप्लाई के लिए, दूसरा टिश्यू जो फूड की सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उन दोनों टिश्यू का नाम, उन दोनों सिस्टम का नाम आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।